हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया था उसको आज आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं भारतीय भूगोल का, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जो चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, भारतीय भूगोल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जीके से मात्र 20 प्रश्न आने वाला है और जीके में करीब 7 खंड है। उस 7 खंड में से एक खंड हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल से ज्यादा 4 से 5 प्रश्न ही आएगा। ठीक है फिर। और आप लोगों का कमेंट बहुत सारा आया है, यूट्यूब में भी आया है, इंस्टा में भी आया है और कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप में भी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैं सबके मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता। इस चीज के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। और जनरली क्वेश्चन सब सेम ही होता है कि सर सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कौन सी बुक से पढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, इस तरह के प्रश्न होते हैं। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, टेस्ट कब से चालू हुआ है, टेस्ट का सॉल्यूशन कब आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं इन सब का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये जितने प्रश्न है ना, मैं हर एक वीडियो में कौन से बुक पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, ये सब बताते तो चल रहा हूं ना। तो मैं इंडिविजुअली आप सभी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो जो भी आंसर्स है ना वो वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते मैं बताते भी चल रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट चल ही रहा है, तीन तीन पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, टेस्ट फ्री है। सिलेबस भी कल के वीडियो में बताया था। इवन मैंने कल लाइव भी लिया है, आप लोग के जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, वो सबको मैं एक साथ लेते हुए चलूँ, समझाते चलूँ, इसलिए मैं कल लाइव आया था। तो चलिए आज आगे बढ़ता हूँ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चट्टान को, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। चट्टान, इस चीज को पढ़ना चालू करते हैं। चट्टान क्या होता है? पत्थर, रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, चट्टान आपने देखा ही है, पहाड़ के टुकड़े, पत्थर बड़े बड़े, सब चट्टान है वो। सो हम लोग चट्टान जो है ना, इसको 3 प्रकार से पढ़ते हैं, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब चट्टान जो आपके सामने, आप पहाड़ भी दिखाई देता है, कभी कभी आप कहीं जगह जंगल में गए या किसी ऐसे क्षेत्र में गए जहां आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ भी क्या है? चट्टान ही तो है। चट्टान ऐसे जमते गए, फिर और जमते गए, फिर और जमते गए, जमते जमते इसकी ऊंचाई बढ़ती गई क्रमशः। ठीक है, तो इस प्रकार से चट्टान से ही पहाड़ बना है। और इस पहाड़ से ही आगे जब नदी में देखोगे, आगे जब पहाड़ से नदी निकलती है तो इन चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को वो बहा के लेके आती है, और बहा के लेके आने के बाद प्लेन में, मतलब जहां पर समतल होता है, उन जगहों पे उन चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को वो बिखेरती जाती है। और ये चट्टान इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम मिट्टी बोल देते हैं, मृदा बोलते हैं। पढ़ोगे अभी, आप देखोगे इसको। चलिए, चट्टान 3 टाइप के होते हैं। पहला चट्टान आग्नेय, जिसको इग्नियस बोलते हैं। दूसरा अवसादी, सेडिमेंट्री, और कायांतरी, मेटामॉर्फिक। इन तीनों को देखेंगे हम लोग। ठीक, इग्नियस, आग्नेय, इसका नाम क्या है? आग्नेय, आग से बना हुआ, मतलब वो चट्टान जो आग से बने। अब आग से कैसे बनेगा? आग से नहीं बना है। जब ज्वालामुखी क्या होता है ना, ये देखो आपको यहाँ पर डायग्राम में ज्वालामुखी दिख रहा होगा, ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या होता है? धरती के अंदर के मटेरियल बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी फटता है, ऐसे ज्वालामुखी है, मान लो ये एक ज्वालामुखी है, ये एक ज्वालामुखी। अब ये जब ज्वालामुखी फटेगा तो धरती के अंदर के मटेरियल को बाहर निकालता है, ऐसे इस प्रकार से। तो इस यहां पर क्या होगा? मॉल्टेन फॉर्म में होगा, पिघला हुआ फॉर्म में जो भी होगा मटेरियल, पत्थर ही ऑब्वियसली होगा या मेटल होगा। तो ये मेटल बाहर निकलते हैं, तो ये ठंडे होकर जम जाते हैं, और जम के क्या बनाते हैं? एक चट्टान का निर्माण करते हैं। इन चट्टान में पाया जाता है मेटल, धातु। ये धात्विक चट्टाने होते हैं। तो उस चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। डेफिनेशन देख लो, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। सीधा सा मैग्मा या लावा के जमने से बनी हुई चट्टान को हम क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक बोलेंगे या आग्नेय चट्टान बोलेंगे। इसके एग्जांपल में ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, ठीक है, ये सब आते हैं। ग्रेबो, ये 3 याद रख लेना, एग्जांपल में बनता है ये, कि इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय, यहीं से इसको याद रख लेना, आग। यहाँ पर आग दिख रहा है, तो आग कहाँ होगा? ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है? इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि जो चट्टाने हैं वो मॉल्टेन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं,
और जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वो सरफेस पे आ जाते हैं, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे आने के बाद महीनों सालों में ये ठंडे होकर जम जाते हैं, और जमने के बाद यही बनाते हैं, ठंडे होकर बनाते हैं रॉक। ये जनरली ये जो रॉक होते हैं ना, ये कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। इनमें क्या मिला जाता है? धातु मिलेगा। ठीक है, धात्विक चट्टानें होती है ये, मतलब इसमें जो खनिज मिलेगा वो कैसा होगा? धातु वाला होगा, धात्विक होगा। उसके बाद आगे देखना सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानें। ये जो अवसादी चट्टानें है ना, ये अवसाद के जमने से बनेगा, अवसाद के जमने से। जैसे अवसाद कैसे जम रहा है देखो, ये अगर ये सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये एक कोई बड़ा सा पहाड़ है। अब पहाड़ कैसे बना है? मान लो ये ज्वालामुखी पहाड़ है। ज्वालामुखी पहाड़ का मतलब ज्वालामुखी फटा, वहां से मटेरियल निकला, धरती के अंदर का मटेरियल धीरे धीरे जमते जमते एक पहाड़ रूपी ले लिया। अब इस पहाड़ से एक नदी बह रही है, मान लो ये नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है। अब ये नदी क्या कर रही है? बह रही है ना, तो ये छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को ये लेके अपने साथ बह रही है। जब नदी में बाढ़ आ जाता है तो आप लोग देखे होंगे, बाढ़ के किनारे किनारे या नदी में जब बाढ़ आया हुआ है, ऐसे देखो, जैसे अभी गंगा और नदी में बाढ़ आया हो ना, यूपी में न्यूज में देखते होंगे आप लोग, ये नदी है, ये नदी इस डायरेक्शन में बह रहा है। और जब नदी में बाढ़ आता है ना, तो नदी अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ऐसे बहती है नदी। जब बाढ़ आता है ना, तो नदी ऐसे फैलती है, ऐसे बहती है, ऐसे। तो नॉर्मल डेज में नदी इस एरिया में बहती है, इस एरिया में बहेगी। लेकिन जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो नदी अपना मार्ग बदलते हुए अपना एरिया बढ़ा लेती है और इस एरिया में बहती है। और जब बाढ़ खत्म हो जाएगा, तब नॉर्मल डेज में की तरह नदी इसी एरिया में बहेगी। लेकिन जो चट्टाने हैं वो बह के यहां पर जमा हो जाते हैं, ऐसे ये जमा होना चालू हो गया चट्टाने इन एरिया में क्या हो गया? जमना चालू हो गया। जो नदी के अवसाद हैं वो यहां पर ठहर गए, ऐसे जमा होने। अब ये समय के साथ जमा होते 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 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, इस तरह से लंबे समय पे यही चट्टान आपस में जमा होके 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 परतदार, ऐसे परत दर परत, परत दर परत जमते जमते एक बड़ा सा चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं अवसादी चट्टानें। आई होप आया हो आप लोग को समझ, अवसादी चट्टानें। ठीक ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी। अब यही सेडिमेंट्री रॉक हीट एंड प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आके अपना रूप चेंज कर जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। या जरूरी नहीं है कि वो सेडिमेंट्री रॉक से ही परिवर्तित होगी, वो इग्नियस रॉक से भी परिवर्तन हो सकता है। इग्नियस रॉक भी हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर के प्रभाव में आके अपना रूप चेंज कर लेता है। अब इसको एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको शायद समझ में आए। ये चूना पत्थर का एग्जाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। जो लोग मध्य प्रदेश के आसपास ट्रेवल किए होंगे ट्रेन से, उन लोग जरूर देखे होंगे चूना पत्थर के खदान। या रायपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी चूना निकलता है, तो उस क्षेत्रों में भी आप लोग देखे होंगे चूना पत्थर। अब ये जो चूना पत्थर टेम्परेचर के प्रभाव में आके अपना रूप बदलकर बन जाता है संगमरमर। ठीक, तो ये कायांतरित का एग्जांपल होगा। ये संगमरमर कैसा एग्जांपल हो गया? कायांतरित का, मेटामॉर्फिक का एग्जांपल हो गया। समझ रहे हो? चूना पत्थर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट में आके अपना रूप परिवर्तन कर लिया और कैसा बन गया? संगमरमर। लेकिन केमिकली दोनों सेम होंगे। केमिकली मतलब इसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, CaCO3। चूना पत्थर का भी फॉर्मूला है कैल्शियम CaCO3। उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कुछ बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, सो इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। जो संगमरमर है उदाहरण है मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित, जिसकी काया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कायांतरित रॉक। इन सबको आप अच्छे से समझना। देखिए ये अवसादों, ये लुसेंट का ही स्क्रीनशॉट है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगा दिया। आप देख लेना, आराम से पढ़ते चलो। बाकी मैंने बता दिया, मेटामॉर्फिक बता दिया, ताप दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टान का रूप बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक, अब कुछ ये काम का है, जो काम का है वो ये है। ग्रेनाइट जो पत्थर है वो किसका एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान का।
तो ग्रेनाइट जो है का जो कायांतरित होता है, मतलब इसका रूप में परिवर्तन होगा, तब उस चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे, नीस। ठीक, जैसे मैंने बताया था ना, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, और चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संगमरमर, और ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसी प्रकार बहुत सारे यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। ग्रेबो कायांतरित चट्टान का नाम क्या है, सरपेंटाइन। तो ये एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, निम्न में से कौन सा चट्टान चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। निम्न में से कौन सा चट्टान चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मान लो दिया है संगमरमर, ऑप्शन बी मान लो दिया है नीस, ऑप्शन सी मान लो दिया है स्लेट, ऑप्शन डी मान लो दिया है बेसाल्ट। तो देखो नीस किसका है, वो ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है ना, तो नीस तो होगा नहीं, तो जो होगा वो संगमरमर है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इवन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो लिग्नाइट कोल है वो उसका जो कायांतरित में परिवर्तन होगा, मतलब उसके काया में जब परिवर्तन होगा तो उस चट्टान को हम लोग कायांतरित बोलते हैं, और लिग्नाइट का जब काया परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोसाइट कोयला बोलते हैं। ये सब याद रख लेना। ठीक, और जनरली अवसादी चट्टाने में आपको अधात्विक, जो नॉन मेटालिक जो खनिज है वो मिलेंगे। ठीक, जनरली बोल रहा हूं, सामान्यतः। और आग्नेय में मेटालिक मिलेगा सामान्यतः, एक्सेप्शन हर जगह रहेगा, मेटालिक मिलेगा। ठीक, ये सब याद रख लेना, बहुत काम का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों में याद रख लेना, मैं एक बार फिर से बता दूं, चट्टान जो आपको याद रखना है, उन चट्टानों में आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होगा, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो निकल के गर्म रहेगा, इनिशियली वो गर्म रहेगा, धीरे ठंडा होके पहले मॉल्टेन फॉर्म में होगा, उसके बाद धीरे होके ठंडा होके जमना चालू होगा, और जमते जमते सॉलिड हो जाएगा। और इसमें जनरली आपको जो मिलेगा वो कैसा चट्टान मिलेगा, धात्विक। ये धात्विक खनिज यहां मिलेगा आग्नेय में। दूसरा है अवसादी, जो अवसाद के जमने से मिलेगा, यहां पर आपको कोयला मिलेगा अवसादी चट्टानों में। और तीसरा है कायांतरित, जिसकी काया परिवर्तित होगा। आग्नेय चट्टान अपना रूप बदल लेगा, अवसादी चट्टान अपना रूप में परिवर्तन कर लेगा। रूप में परिवर्तन करने का मतलब है वो दिखना अलग हो जाएगा। चूना पत्थर और संगमरमर पत्थर दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन दोनों केमिकली सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत का भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। भारत के भौगोलिक स्वरूप का मतलब है भारत में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। भारत में आपको हिमालय पर्वत देखने में, मैं बेसिकली बता रहा हूं ना, बहुत कुछ देखने मिलता है भारत में, लेकिन हम लोग एक बड़े खंड में डिवाइड करेंगे। पहला हमको दिखाई देगा हिमालय पर्वत, लिखते चलना मेरे साथ, लिखते चलो, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के 3 भाग होते हैं, एक होता है पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, और तीसरा उत्तर पूर्वी हिमालय। दूसरा विभाजन में करूंगा विशाल मैदान। भारत में का वो एरिया जहां पर आपको मैदानी क्षेत्र होगा, जैसे आपका बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। बस्तर संभाग चले जाना, आपको पठार दिखाई देगा, पर्वत पठार, इस तरह का क्षेत्र। तो मैदान, विशाल मैदान, हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तीसरा, अब मैदान में भी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मैदान में हम लोग देखेंगे उत्तरी मैदान, जो हिमालय के बाद होगा, उत्तरी मैदान, फिर पूर्वी मैदान होगा, असम का मैदान हो जाएगा, थार मरुस्थल, इस तरह से। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान। देखेंगे हम लोग इसको, सबको देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। पहले मैं लिस्ट कर रहा हूं क्या क्या हम देखने वाले हैं। पांचवा, द्वीप समूह, कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, द्वीप समूह, इन सबको हम लोग वन बाय वन करके अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हिमालय पर्वत से। हिमालय से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग हिमालय का देखेंगे। बेसिकली हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
अब अगर मैं हिमालय को अच्छे से पढ़ाना चालू करूँ ना तो 2 से 3 वीडियो में जाके कंप्लीट होगा हिमालय। ठीक, तो अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हुए चलता हूँ। तो याद रखना, इससे जो फैक्ट बनेगा, हिमालय जो है वो नवीन पर्वत है, नया पर्वत है, जो अभी अभी निर्माण इसका चल ही रहा है, या युवा पर्वत भी बोलते हैं। ये प्रश्न में आता है, सीजीपीएससी में ये बना है ये प्रश्न। हिमालय एक ऐसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। अब ये कैसे जारी है, ये सबको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे आफ्टर बीएड। ठीक है, हिमालय एक ऐसा पर्वत है, बनावट की दृष्टि से ये वलित पर्वत है, वलित एवं मोड़दार, मतलब ये फोल्डिंग पर्वत है। कैसे फोल्ड हुआ इसको जरा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, कैसे वलय इसमें आ गया। जब ऐसा माना जा रहा है, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ साल पहले, जब दो प्लेटें, एक एक उत्तर के अंगारा लैंड वाला प्लेट और एक दक्षिण का गोंडवाना लैंड वाला प्लेट, ये आपस में टकराई, ये प्लेटें, ये जो गोंडवाना लैंड वाली जो प्लेट थी ना, ये ऑस्ट्रेलिया साइड से आई, और ये जो अंगारा लैंड वाली प्लेट है ये अपनी जगह पे ही खड़ी थी। अब ये आपस में जाके टकराई, ऐसे टकराई, तो ये देखो, ये प्लेट है, ऐसे ये प्लेट है, ये अंगारा लैंड का हो गया और ये गोंडवाना लैंड का प्लेट है। ये जब आपस में टकराएगा, ऐसे आके टकराएगा, तो ऐसे मुड़ जाएगा ना, जब समझ रहे हो आप लोग, ऐसा मुड़ेगा। जैसे आप एक ऐसा कॉपी लीजिए और एक दूसरा कॉपी लीजिए, ये एक कॉपी को और दूसरे कॉपी की एक दूसरे की तरफ लाइए, तो जब टकराएगा, आपस में टकराएगा, तो ऐसे टकराया और प्रेशर लगाओगे तो ये ऐसे मुड़ना चालू हो जाएगा। तो हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ, ऐसे मुड़ना चालू हो गया, ये ऐसे मुड़ना चालू हो गया, ये मुड़ के उठना चालू हो गया, ऐसे ये टकराया और ऐसे उठना चालू हो गया। तो ये सब हिमालय का उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया, ये सब आपको देखना है। ठीक है, बाकी चीजें भूल जाओ, जब हिमालय पढ़ोगे ना तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो इसके जो सिद्धांत है ना, फेमस जो थ्योरी है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे फेमस थ्योरी कोबर का है। कोबर ने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी बोलते हैं इसको, ये एग्जाम में आता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। सिंक्लाइन थ्योरी, ये जो मैंने बताया ना, प्लेट टकराए और मुड़ गई, तो इसी को ये इन्होंने दिया था, कोबर ने। तो एक ये याद रख लेना। ठीक, और जैसे मैं बता रहा था कि ये प्लेट, जैसे यहां पर मान लो ये अंगारा लैंड का प्लेट है, अंगारा लैंड, और ये गोंडवाना लैंड, ये प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो बीच में क्या था, समुद्र था। तो इस समुद्र का नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आता है। तो इस समुद्र का नाम है टेथिस, टेथिस सागर। ठीक, हिमालय का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, पटवारी वटवारी आएगा, मैं हिमालय का अलग से वीडियो के थ्रू समझाऊंगा आपको। अभी इतना ही देखो। ठीक, बीच में टेथिस सागर था, ऊपर अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड मोशन में नहीं था, ये मोशन में था, जो गोंडवाना लैंड है। इस प्रकार। ठीक, इसी वजह से हम लोग ना, जो टेथिस सागर है, जो अभी टेथिस सागर आपको दिखाई देता है ना, वर्तमान में यहां पर हिमालय है, यहां पर हिमालय का निर्माण हो गया। तो हम लोग टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह बोलते हैं, या जन्म स्थान बोलते हैं। टेथिस सागर को क्या बोलते हैं, हिमालय का जन्म स्थान। ठीक, इसी प्रकार हैरी हेस ने, ये दूसरे व्यक्ति हैं हैरी हेस, ये हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था कि अंदर के प्लेट हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, उनके मोशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये दो थ्योरी आप लोग याद रख लेना, एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको हैरी हेस ने प्रतिपादित किया है, और एक था जियोसिंक्लाइन थ्योरी जिसका सिद्धांत किन्होंने दिया है, कोबर ने दिया है। लगभग ये सब जान लो। हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि हिमालयी क्षेत्र में लगातार क्या आता है, भूकंप आते रहता है। भूकंप आ रहा है मतलब हिमालय का क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, इस वजह से इसमें भूकंप भी फील होते हैं। नदी का जो मार्ग है वो परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो ये सबसे समझ में आता है कि हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। ठीक,
काम का है वो याद रखना। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है, ये सब याद रख लेना। अब हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर, हिमनद, ग्लेशियर, हिंदी में, इंग्लिश में इसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो एक दो ग्लेशियर के नाम याद रख लो। सियाचिन बहुत फेमस है, नाम सुने होंगे आप लोग, सियाचिन, ये लद्दाख में है, ठीक है। तो लद्दाख ये काराकोरम श्रेणी में है, ये हिमालय की श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। इसी प्रकार एक दो नाम और याद रख लो, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपको कुमायूं या कुमाऊं हिमालय में दिखेगा, कुमाऊं हिमालय। इसी प्रकार केदारनाथ जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा में जो ग्लेशियर है वो नेपाल में है, नेपाल और सिक्किम में, ठीक। अब हिमालय के जो सबसे ऊंचे शिखर है, इनसे भी प्रश्न बनता है, ऊंचे शिखर। तो पहला है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची पीक है, माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। लगभग इसकी ऊंचाई 8,800, ये लगभग बोल रहा हूं, 8,850 के आसपास, 8,850 के आसपास मीटर में, इतनी ऊंची है ये पीक। ये कहां पर है? नेपाल में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है, और ये हिमालय की चोटी है, ठीक। इसी प्रकार दूसरे नंबर में आता है काराकोरम में स्थित K2, नाम सुने होंगे आप लोग, K2, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर है? पीओके में है। मैंने कल बताया था पीओके, मतलब इससे पहले जो ज्योग्राफी का वीडियो उसमें बताया था पीओके। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर का वो एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वर्तमान में जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भारत के भूभाग में नहीं है, लेकिन भारत इसे अपना मानता है, ठीक। इसी प्रकार तीसरा कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये भारत में है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,500 के आसपास है मीटर में, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वहीं से गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, ये सब भी याद रखना। अब हम लोग हिमालय का ना विभाजन पढ़ेंगे, हिमालय का विभाजन। थोड़ा मैप में देखो पहले, सबसे पहले ये आपको भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा है यहां पर, और हिमालय का ना हम लोग लैटिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे, लैटिट्यूडनल डिवीजन। जैसे देखो ये ए वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये काराकोरम है, बी वाला लद्दाख है, ये बी वाला, सी वाला जास्कर श्रेणी है, डी वाला कैलाश श्रेणी है। ये सब हिमालय की अलग अलग श्रेणी है। तो हम लोग जो डिवीजन देखने वाले हैं ना, इसको देखो, हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, मैं पहले लिख देता हूं, फिर आप लोग इसको मैप में भी देख लेना। यहां पर लिखता हूं, हिमालय को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसे तिब्बत का क्षेत्र भी बोलते हैं, या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा जो है ये महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय, लेसर हिमालय। और जो चौथा है वो है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं ये सब पढ़ के बैठा हूं तो मुझे तो अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या चीज है और कहां पर उसकी अवस्थिति है, मतलब वो कहां पर मैप में है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। अब इतनी जल्दी जल्दी में एक एक चीज को मैं दिखा नहीं पा रहा हूं कि ट्रांस हिमालय कहां पर दिखाई देगा मैप में, महान हिमालय कहां पर दिखाई देगा, लघु हिमालय कहां पर दिखाई देगा, शिवालिक हिमालय कहां पर दिखाई देगा। अब जो लोग नए हैं ना, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हुए हैं, उन लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं बहुत जल्द इन सबको क्लियर करते चलूं, और आज ही मैं इसको क्लियर करूंगा, भी अपना पूरा प्रयास दूंगा।
तो एक बार मैप में फिर से देखते हैं हम लोग कि ट्रांस हिमालय का लोकेशन कहां पर है, महान हिमालय का लोकेशन कहां पर है, लघु हिमालय का लोकेशन क्या है और शिवालिक हिमालय का लोकेशन कहां पर है। सबसे पहले ना जो मैं लिखा हूं ना भी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसको अपने नोटबुक में लिख लो तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं महान हिमालय को दिखाता हूँ। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर हिमालय का जो क्षेत्र है, ये वाला जो है इसके इधर वाला एरिया, ये सब एरिया, ये ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय है उसका क्षेत्र ये वाला होगा, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र होगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र होगा ये। और ये वाला हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये वाला, ये है ग्रेट हिमालय का, उसको हम लोग ग्रेट हिमालय या महान हिमालय बोलेंगे। अब ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू से मैं खींच रहा हूं यहां पर, ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये लेसर हिमालय का है। लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक, अब फिर कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ब्लैक से ही कर देता हूं। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये शिवालिक है, ये हिमालय, यहाँ की ऊंचाई यहाँ पर सबसे कम है शिवालिक में, और ये नवीन है, काफी नवीन है, इसलिए उसकी ऊंचाई कम है। जहां ऊंचाई ज्यादा है वो पुराने क्षेत्र होंगे और उनका ऊंचाई लगातार बढ़ रहा है। जैसे अभी अभी आपने करंट में शायद पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं, मैंने बताया है कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी करंट में करीब करीब 3-4 महीने पहले न्यूज में आया था, और आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा शायद, कि माउंट एवरेस्ट की थोड़ी हाइट बढ़ी है, कुछ सेंटीमीटर ही हाइट बढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी हाइट बढ़ी है। तो हाइट कैसे बढ़ी, कि फोल्डिंग का काम लगातार चल रहा है ना, तो इस वजह से उसकी हाइट बढ़ी है। ठीक, तो मैप में देख लीजिए इसको, समझ में आ गया ना। ये मैप थोड़ा पुराना है, आपको छत्तीसगढ़ अलग दिखाई नहीं दे रहा है, ये छत्तीसगढ़ है हमारा, ये मध्य प्रदेश का जुड़ा ही हुआ है, ये हमारा छत्तीसगढ़। चलिए तो वापस चलते हैं जहां मैंने लिखा है चीजों को, तो आ जाता है ये ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय जो है ना, ये महान हिमालय का उत्तर का क्षेत्र है। ठीक, ये अवसादी शैलों से निर्माण हुआ है इसका, यहीं से ट्रांस हिमालय से ही सतलज, लिखते चलो मेरे साथ, आप लिखते चलो, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इन सब नदियों का ये उद्गम स्थल है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है ये। यहीं से ये नदी, जो इतनी बड़ी बड़ी नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यहीं से निकलती है, या इन नदियों का जन्म स्थल है ट्रांस हिमालय, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक, अब इसी ट्रांस हिमालय में, इसी ट्रांस हिमालय में कुछ प्रमुख आपको श्रेणियां दिखाई देगी, पर्वत श्रेणी। तो उसमें देखिए काराकोरम, काराकोरम श्रेणी दिखाई देगा, लद्दाख की श्रेणी दिखाई देगा, जास्कर का श्रेणी दिखाई देगा, कैलाश पर्वत का श्रेणी दिखाई देगा। मतलब जितने पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत, कैलाश पर्वत हो गया, काराकोरम पर्वत हो गया, लद्दाख पर्वत हो गया, ये सब आपको ट्रांस हिमालय में दिखाई देगा। ये जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का ही क्षेत्र है। ठीक है, इसे याद रख लेना। जो काराकोरम सीरीज है ना, उसको एशिया की हम लोग रीढ़ भी बोलते हैं, एशिया की रीढ़, ये एग्जाम में आ सकता है, एशिया, एशिया की रीढ़ किसको बोलेंगे, काराकोरम को, काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, इतना ही याद रख लो। इसी काराकोरम श्रेणी में आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा, बियाफो ग्लेशियर दिखाई देगा। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ही ये सब ग्लेशियर है, इतना याद रख लो। उसके बाद अब महान हिमालय के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो ये फैक्ट को याद रख लेना यार, कि एशिया की रीढ़ क्या कौन है, तो काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, इतनी जल्दी ज्योग्राफी को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मैं उन्हीं को लेते हुए चल रहा हूं। अब मैं महान हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूं। महान हिमालय में ये हिमालय की सबसे ऊंची जो श्रेणियां है ना, यही दिखाई देगी आपको। जितनी ऊंची श्रृंखला है, ऊंचे पीक हैं, हाईएस्ट जो पीक है यही दिखाई देंगे। मतलब आपको माउंट एवरेस्ट यही दिखाई देने वाला है।
ठीक है, माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा, कंचनजंगा दिखाई देगा, नंगा पर्वत दिखाई देगा, नंदा देवी दिखाई देगा। ठीक है, ये सब यही दिखाई देगा। जितने हिमालय के ऊंचे ऊंचे जो पीक है वो आपको महान हिमालय में, इसलिए इसका नाम महान है, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं इसको हम लोग, यही दिखाई देगा। ठीक है, सब जितने मुख्य शिखर है ना वो सब यही दिखाई देगा। और ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढके रहेगा। ठीक, बस यही मेन काम का है। अब लघु हिमालय आते हैं। लघु हिमालय में जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको, यहां पर की जो प्रमुख श्रेणी है ना लघु हिमालय की, उसमें पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं जो काम के हैं। ठीक है, दर्रे जो पासेस है ना मैं उसको अलग से ही बताऊंगा, अभी यहां पर नहीं जोड़ रहा हूं। अब आ जाते हैं शिवालिक में, कुछ देख लें कुछ फैक्ट। शिवालिक हिमालय ना हिमालय की सबसे बाह्य हिमालय है, सबसे बाहर की ओर की हिमालय है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर ही है, ऊंचाई भी काफी कम है। ये नवीन पर्वत है, हिमालय में सबसे नवीन पर्वत जो श्रृंखला है वो वहां आपको शिवालिक हिमालय में दिखाई देगा। ठीक है, शिवालिक में ही आपको दिखाई देगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, ये सब आप लोग को शिवालिक हिमालय में ही दिखाई देगा। ठीक, तो ये हिमालय का कैसा डिवीजन हो गया, लैटिट्यूडनल डिवीजन हो गया। हिमालय, हमने हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है, जैसे मैं इसको रफ करके दिखाऊं, ये हिमालय पर्वत हो गया, ये हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत, और हमने किस प्रकार डिवीजन किया, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अक्षांश के अनुसार। ये इस प्रकार हमने डिवीजन कर दिया, ऐसा डिवीजन कर दिया। जैसे ऊपर को मैंने बोल दिया ट्रांस हिमालय, फिर ये वाले क्षेत्र को मैंने बोल दिया ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे वाले क्षेत्र को मैंने बोल दिया, ये वाले क्षेत्र को, ये वाले क्षेत्र को मैंने बोल दिया लेसर हिमालय, और सबसे नीचे वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, इसको बोल दिया शिवालिक हिमालय। तो ये कैसा डिवीजन है, अक्षांश के अनुसार। अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने बताया आपको ना, ये अक्षांशीय डिवीजन है। अब हम लोग देशांतरीय डिवीजन भी देख लेते हैं हिमालय का, तो मैप में दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो श्रेणी है प्रमुख श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, इसको याद रखना, ट्रांस हिमालय। और जो ई से डिनोट हुआ है वो ग्रेट हिमालय है, एफ से जो डिनोट हुआ है वो लेसर हिमालय है, और जी से जो डिनोट हुआ है वो है शिवालिक। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिवालिक। उसके बाद हम लोग हिमालय का अब देखेंगे, जो नदी डिवाइड करती है ना, ठीक है, या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। इसको भी देखते हैं, मैप से देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होते चलेगा। मैप में देखो, जैसे यहां पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं दिखाने के लिए। जैसे पंजाब हिमालय, ये आपको दिख रहा है यहां पर पंजाब हिमालय, एक सेकेंड, ये देखिए पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय हम लोग यहां से स्टार्ट हुआ, ये वाला क्षेत्र बोलिएगा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय कौन से दो नदी के बीच है, तो इंडस एंड सतलज नदी, इंडस मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को या उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय, ये सतलज एवं काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य को बोलते हैं असम हिमालय। मैप में आ जाओ, मैप में थोड़ा चीजें क्लियर होगा। ये देखिए, अब देखते चलिए, यहां पर जहां पर मेरा माउस का पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा वो पंजाब हिमालय है। ये कौन से दो नदी के मध्य है, सिंधु और सतलज के बीच। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, फिर आता हूं मैं ये कुमाऊं हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र, बाकी रफ कर देता हूं, ये वाला जो क्षेत्र, ये देखो, ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, ये कौन से नदी के बीच है, ये वाला हो गई सतलज और ये वाली हो गई काली नदी, काली। तो सतलज और काली नदी के मध्य क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। इसको अपन लिख देते हैं यहां पर, ये हो गया आपका सतलज नदी, ये कौन सा, सतलज, और ये वाला हो गया काली नदी, काली नदी। ठीक है, अब काली और तीस्ता के मध्य, काली और तीस्ता के मध्य जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, काली और तीस्ता के मध्य,
ये हो गई काली नदी, और ये वाला है तीस्ता, याद रखना ये तीस्ता है। मैं बीच वाला छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो काम का नहीं है आपके लिए, इतना याद रखिए। काली और तीस्ता के मध्य, काली और तीस्ता के मध्य जो नदी है, क्षेत्र है हिमालय का, उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा। और आ गया तीस्ता, ये तीस्ता, और ये है दिहांग, इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। ठीक, ये डिवीजन याद रख लो, डिवीजन बहुत काम का है। वापस से मैं यहां आता हूं और जो कुछ फैक्ट हैं उसको अपन नोट कर लेते हैं। जैसे कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में आपको जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब श्रेणियां जो है आपको इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक, ये हिमालय का काफी चौड़ा क्षेत्र है। फिर कुमाऊं हिमालय आ गया। कुमाऊं, ये जो हिमालय है इसकी सबसे जो ऊंची श्रेणी है या सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं नंदा देवी, नंदा देवी। इसी कुमाऊं क्षेत्र में आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी ये सब दिखाई देगा। ठीक है, ये सब प्रमुख चोटी है। और इसी क्षेत्र में नैनीताल होगा, सात ताल, ये सब झीलें हैं। इसी इसी क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र से ही गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, यहीं से गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो मतलब कुमाऊं हिमालय में ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है, कुमाऊं हिमालय में यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये सब याद रखना। फिर चलते हैं नेपाल हिमालय के पास। यहां पर चौड़ाई बहुत कम है, ये काली और तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य। ठीक, अब इसका ना स्थानीय नाम भी है, स्थानीय नाम। जैसे इसी नेपाल हिमालय का स्थानीय नाम आपको बताता हूं। सिक्किम में हम क्या बोलते हैं? सिक्किम हिमालय। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बोलते हैं हम लोग दार्जिलिंग हिमालय, और भूटान के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भूटान हिमालय। ठीक है, इसी नेपाल हिमालय में मैंने बताया था आपको, माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा, कंचनजंगा दिखाई देगा, धौलाधीरी दिखाई देगा, अन्नपूर्णा चोटी दिखाई देगा। जो प्रमुख चोटियां है हिमालय की वो इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक, फिर अब आ जाते हैं असम हिमालय। असम हिमालय में आपको जो याद रखना है कि वो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है ना, ये सब याद रख लेना। इसी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, असम है, ये सब याद रख लेना। ठीक है, तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इस क्षेत्र को भी। ये हिमालय का कैसा खड़ी विभाजन है या देशांतरीय विभाजन जो नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, हमने स्टडी करने के लिए सबको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं ना, दर्रा, दर्रा समझते हो? दर्रा इंग्लिश में पासेस बोलते हैं, पासेस या पास, पास होने का जगह, दर्रा। अब देखो, ये क्षेत्र है, क्षेत्र ए, ये कोई जगह है ए, और यहां पर एक बड़ा सा पहाड़ है ऐसे। अब यहां पर एक पहाड़ है बी, पहाड़ नहीं क्षेत्र है, एक जगह का नाम है यार, प्लेस है, जगह। ये कोई जगह का नाम है अ, ए। अब ए से बी अपने को रोड बनाना है, ऐसे ये रोड मैंने बनाया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहाड़ को बीच से काट के, मतलब पहाड़ को बीच से छेद करके ये रोड बना लूं, या दूसरा ऐसे घूम के जहां से पहाड़ नहीं है वहां से रोड बना लो। समझ रहे हैं आप लोग? ये दूसरा तरीका है रोड बनाने का। तो ये जो रोड होगा ना, रोड ये जो घूम के जा रहा है, ये वाला रोड जो घूम के जा रहा है, यहां काफी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस मात्र 10 से 20 किलोमीटर का है तो ये डिस्टेंस 100 से लेकर 120 किलोमीटर हो सकता है। अब समझो, ये जो 10 से 12-20 किलोमीटर का रोड बनाना ना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ही खर्चा वाला काम है। ठीक, तो एक मूवी भी तो आई थी कोई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें एक इंसान था, एक जंगल में रहने वाला इंसान था, उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है तो वो क्या करता है, पहाड़ को काट के क्या बना लेता है, रोड बना लेता है, रास्ता बना देता है। याद नहीं आ रहा नाम उस मूवी का, वो एक रियल स्टोरी है। हाँ याद आ गया, मांझी, शायद मांझी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताना मूवी का नाम, मांझी द माउंटेन मैन, ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को। उसमें उसने क्या किया था, पहाड़ को काट दिया था। देखना मूवी, काफी इंस्पायरिंग करेगा आपको, देखिएगा वो मूवी को, मांझी। उसमें उसने पहाड़ को बीच से काट के क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। ठीक है, अब ये हो गया
आर्टिफिशियली, मतलब इसको कृत्रिम ढंग से बनाया गया ये रोड को और ये रोड को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो पहाड़ के बीच में या पहाड़ों के बीच में छेद होता है, दर्रा होता है, जहां से नदी पास करता है। अब नदी तो नेचुरल है ना, अपना जगह बना ही लेता है। अपन बोलते हैं ना कि पानी बहने के लिए अपना जगह बना लेता है, तो उसी प्रकार नदी क्या करता है, पहाड़ों को काट कर, एक दो दिन में नहीं कटता ये, लाखों साल में कटेगा। लाखों साल में पहाड़ को काटते 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 जगह बना देता है, दर्रा, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। अब अब क्या हुआ, नदी अपना जगह स्थान बदल लिया। मतलब नदी पहले यहां से बहता था, मान लो यहां से, मैं थोड़ा रफ करता हूं इस पिक्चर को ताकि थोड़ा क्लियर रहे। अब देखो, मान लो नदी यहां से बह रही है, तो यहां पर छोटा सा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, क्षेत्र, ये इसको बोलेंगे हम लोग दर्रा। दर्रा। अब क्या हुआ, फ्यूचर में आ गई नदी, फ्यूचर में क्या, बाद में नदी अपना स्थान चेंज कर लिया, इस जगह से ना बह के कहीं और से बह रहा है, नदी ऐसे बह रहा है यहां से, तब ये स्पेस आपको खाली हो गया ना, ये वाला स्पेस अब खाली हो गया, तो इस रास्ता को हम लोग बोलेंगे दर्रा। और इस दर्रा से अब हम लोग रोड बना लेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक है, तो इसे कोई दर्रा बोलते हैं, पासिस बोलते हैं। आई थिंक मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जरा कमेंट कर दो यहीं पर कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, हम लोग दर्रा देखेंगे, ये आप मैप में दिखाई दे रहा होगा। अब जो प्रमुख पासेस है, दर्रा है, उसको मैप में दिखा देता हूं। अब दर्रा समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जरा कमेंट करके बताना, दर्रा क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया। दर्रा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, पहाड़ में या तो नेचुरली होगा, मोस्टली दर्रा नेचुरली होता है, 99% दर्रा नेचुरली होगा। अब जो दर्रा नेचुरली नहीं है, वो पहाड़ काट के बनाया, उसको हम लोग सुरंग बोलते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन में कभी सफर करते होंगे, तो अचानक से पहाड़ के बीच से निकलता है, जिसको हम लोग सुरंग बोलते हैं ना, सुरंग से निकल रहा है, तो सुरंग होता है दर्रा। अब जो प्रमुख दर्रा है ना, आप लोग को नाम याद रखना है, जैसे दर्रा है, काराकोरम एक दर्रा आपको दिखाई दे रहा है, बुर्जिला दर्रा दिखाई दे रहा है ना, नीति माना, ये सब दर्रा दिखाई दे रहा है। ये दो जगह को जोड़ता है दर्रा, ठीक है, इन्हीं दर्रा पे हम लोग रोड बनाते हैं। तो जो दर्रा आपको मैप में मैंने दिखा दिया, वैसे साउथ में भी आपको दर्रा दिखाई देगा, ये वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो चलिए इसको अपन अपन पहले क्या करते हैं, मैप में तो देख लिए, अब इनके नाम देख लेते हैं, नाम काम का है। जैसे काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं ना, इसको अलग से मैंने ये लिस्ट कर दिया है, ये लुसेंट बुक का ही है ना, लुसेंट बुक का ही स्क्रीनशॉट है। देखो, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के आपको शिवकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ये याद रखना है। उत्तराखंड में लीपुलेख, माना, नीति। सिक्किम में नाथुला, जेलेप्ला, ये सब दर्रे एग्जाम में आते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में ये भी आता है कि काराकोरम कौन से दो क्षेत्र को जोड़ता है। अब वो इस एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए इतना टफ, आप सिर्फ ये क्षेत्र के नाम याद रख लो, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, यांगयाप है, दीफू दर्रा है, तीजू दर्रा है, और इनमें से कुछ दर्रों में तो आज भी आपको नदी बहती हुई दिखाई देगा, ठीक। ये प्रमुख दर्रे हैं। इन्हीं दर्रे में एक चीज और देख लो, ये काराकोरम दर्रा जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है। मतलब ये लगभग 5664 मीटर ऊंचाई में स्थित दर्रा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जोजिला दर्रा है, ये दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है, ये श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ेगा ये दर्रा, ठीक। पूरा लिख देता हूं, ये लीजिए। इस प्रकार हर दर्रा कुछ ना कुछ क्षेत्र को जोड़ेगा। अभी सारा क्षेत्र यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता, आप बुक में देखना, जितने दिए हैं जो काम के जो फेमस दर्रे हैं उनको याद रख लेना। जैसे रोहतांग दर्रा है, ये मनाली को लेह से जोड़ेगा, रोहतांग, ये मनाली बहुत अच्छा जगह है, मनाली को लेह से जोड़ेगा। लेह कहां पर है, लद्दाख में। इस बार माना दर्रा है, नीति दर्रा है, ये उत्तराखंड में है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्रे हैं, फेमस दर्रे हैं। आपको वेस्टर्न घाट में भी दिखाई देगा, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो वेस्टर्न घाट ही है, पश्चिमी घाट बोलेंगे, वेस्टर्न घाट। तो भारत का ये क्षेत्र, ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है यहां से, ये वाला क्षेत्र आपको जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये वाला, ये घाटी वाला क्षेत्र है वेस्टर्न घाट, ठीक। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक। ये सब याद रखते जाना। वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदी का उद्गम स्थल आपको दिखाई देगा, जैसे कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, इस प्रकार बहुत सारी नदियों का यहाँ से जन्म स्थल है, और ऐसे बहते हुए
ऐसे नदी बहेगी यहाँ से, ऐसे इस डायरेक्शन में नदी, ये इधर की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये नदियों का बहुत बहुत अच्छा जगह है ये। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो है ना तापी नदी, जिसे हम लोग ताप्ती नदी भी कहते हैं, ठीक है, तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट होती है और कहां तक जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक। यहां पर आपको दिख रहा है कन्याकुमारी, कुमारी तक का क्षेत्र है। मतलब आपको ये महाराष्ट्र का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, फिर आपको कर्नाटक का क्षेत्र, फिर आपको गोवा का क्षेत्र, फिर आपको केरला का क्षेत्र, फिर आपको तमिलनाडु का क्षेत्र, सब क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर जाएंगे ना, ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाएंगे ना, इन वेस्टर्न घाट में पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ ऊंचाई कम होगा और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना, ये ऊंचाई बढ़ते जाएगा। और ये सब जो क्षेत्र है ना, ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है हम लोग पढ़े थे ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो ये हिमालय से पहले के क्षेत्र हैं। याद रखना, हिमालय बाद में बना है, पहले से ये क्षेत्र अवस्थित थे। ठीक है, ये प्लेट जाके अंगारा लैंड से टकराया, तब जाके हिमालय बना। तो ये क्षेत्र तो हिमालय के पहले से क्षेत्र है, मतलब ये प्राचीन क्षेत्र है, हिमालय से पहले के क्षेत्र है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, उस गोदावरी नदी को हम लोग बूढ़ी गंगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गंगा नदी के उत्थान से पहले से है, गंगा नदी बाद में बना, उसके पहले से गोदावरी नदी इस क्षेत्र में बह रही है। ठीक है, इस तरह से देखते चलना आगे। इसी क्षेत्र को हम लोग ना सह्याद्री भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे तापी नदी से गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, यहीं पर आपको मिलेगा महाबलेश्वर, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 1438 मीटर है। ठीक है, इसी पहाड़ से, महाबलेश्वर के पहाड़ से आपको कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र यहां दिखाई देगा। मतलब कृष्णा नदी का जन्म स्थल कहां पर है? यही महाबलेश्वर, याद रख लेना। फिर मध्य सह्याद्री, ये गोवा से लेकर केरल की शुरुआत तक है। इस क्षेत्र में पूरा कर्नाटक का क्षेत्र आ जाएगा। यहीं पर कुद्रेमुख की गुफा, कुद्रेमुख का पहाड़ दिखाई देगा। ठीक, कुद्रेमुख, जहां लोहा के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, यहां से लोहा निकलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, वैसे ही कर्नाटक में कुद्रेमुख। ठीक, फिर दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री यहां से लेकर यह कन्याकुमारी तक। ठीक है, यहीं आपको नीलगिरी का पर्वत दिखाई देगा, जो कि वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट तक जोड़ गया। ये क्षेत्र जो है ना, ये ईस्टर्न घाट कहलाता है। इसको भी देखेंगे अपन, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो सबसे प्रमुख है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है। तो ये यहां कहीं पर स्थित है। इस ऊंची चोटी का नाम आता है, सर्वोच्च चोटी जो है, या सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, इसको बोलते हैं अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर के आसपास है, 2695 मीटर एग्जैक्टली बताएं तो। ये अनाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत क्षेत्र में आता है। अन्नामलाई क्षेत्र है। ठीक है, इतना याद रख लो यार। इसी क्षेत्र में, ये अन्नामलाई वाले क्षेत्र में ही आपको पलानी की पहाड़ी दिखाई देगा, जो कि अन्नामलाई के पूर्व में स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ी दिखाई देगा, ये कन्याकुमारी तक, मतलब ये अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ी। पश्चिम घाट में भी ना कुछ दर्रे हैं, ये दर्रे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थाल घाट, ये नासिक से मुंबई के बीच, भोर घाट मुंबई से पुणे के बीच, पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन के मध्य। अगर उत्तर से दक्षिण में जमाने के लिए भी आ गया ना, उत्तर से दक्षिण के मध्य जमाने भी आ गया, तो आपको सबसे पहले लेना है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक, ये एग्जाम में आता है, इसको भी देख लेना। ये किस कहां पर स्थित है? तो वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में स्थित है। फिर उसके बाद देख लो, ये हो गया, आपको मैप में दिखाई दे रहा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है, अब
ये तो हो गया वेस्टर्न घाट, ये क्या है, वेस्टर्न घाट हो गया। अब ईस्टर्न घाट देख लो, ईस्टर्न घाट, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो इसको पूर्वी घाट बोलते हैं इस क्षेत्र को, पूर्वी घाट। और ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। अभी देखें इसको, पश्चिमी घाट। अब यहां मैदान क्या है, चौड़े हैं थोड़ा पश्चिम पूर्वी घाट में, पश्चिम घाट के तम पैर में। जो ईस्टर्न घाट के पहाड़ है ना, वो थोड़े छोटे हैं और टूटे फूटे हैं क्योंकि नदी उसको तोड़ फोड़ दी है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आ जाएगा उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र आ जाएगा। विशाखापट्टनम जो है वो इसी क्षेत्र में है, पूर्वी घाट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब थोड़ा कमेंट करके बताओ आप समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी। अभी तो थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा अपने को और पढ़ना है। ये आपको जरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं ये अभी जो पढ़े वेस्टर्न घाट, इधर का हो गया ईस्टर्न घाट। ठीक, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का ही है। अब इसमें आपको यहाँ पर अरावली दिखाई दे रहा होगा, ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली। ये जो दूसरे नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर में ये है विंध्याचल की पर्वतमाला। ये तीसरा वाला दिखाई दे रहा होगा, ये सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नदी जो बहती है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। ये सब एग्जाम में आता है सब। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है चौथे नंबर में महादेव हिल, महादेव और सतपुड़ा के मध्य बहती है ताप्ती नदी। ये सब आपको देखना है। मैकल हिल, ये आपको दिख रहा है पांचवें नंबर में मैकल, ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है मैकल वाला। मैकल में कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ कौन से जिले आते हैं, तो राजनांदगांव, उसके ऊपर मुंगेली, फिर अभी गौरला पेंड्रा, ये जो हिस्सा है मैकल का है। ठीक है, मुझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फैक्ट्स देखिए मैम लूसेंट से पढ़िए, जो चीज याद करते बन रहा है याद भी कर लो, मैं बोलूंगा। अब यहीं पर कुछ अरावलीज के बारे में बता देता हूँ। अरावलीज के बारे में, ये सबसे पुरानी पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत। ठीक है, हिमालय तो बहुत नया है, हिमालय को बने 7 करोड़ वर्ष ही हुआ है ना, तो बहुत पुराना नया ही तो हुआ ना। ये तो 20-25 करोड़ पुराने पर्वतमाला है। ठीक है, तो पहले भूगोल बना, फिर बाद में इतिहास बनेगा। जो आप लोग जिसे इतिहास बोलते हो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वो सब नया नया चीज है। हिमालय को बने कितना हो गया, 7 करोड़ साल, 7 करोड़ के आसपास। जो इतिहास आप बोलते हो मध्यकालीन इतिहास, वो कितने साल पुराना है, 1000-2000 साल पुराना जो है। हिमालय को बने 7 करोड़ वर्ष हो गए। चलिए वापस आता हूं अरावली में। अरावली जो है ना, वो दिल्ली से लेकर पालमपुर तक फैला हुआ है, गुजरात के। ठीक, यहां पर कुछ फेमस ऊंची चोटी है। तो राजस्थान में माउंट आबू है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये एग्जाम में आ सकता है, गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर के आसपास है। ठीक है, यहां धात्विक अधात्विक दोनों खनिजें मिलेगा आपको, सीसा, तांबा, जस्ता, ये सब मिलेगा। ठीक है, खनिजों से समृद्ध पर्वत है। ठीक, तो ये अरावली। अब अरावली की थोड़ी स्थिति देखो, अरावली आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे। और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। अब ये थार मरुस्थल बना कैसे, जरा समझना। जब मानसूनी आता है ना, मानसून ये ऐसे निकलता है ऐसे, तो उसको कोई पर्वत रोकेगा तो बारिश होगा, लेकिन ये तो मानसून के पैरेलल है, तो ऐसे मानसून निकल जाता है। तो यहां पर इस क्षेत्र में बारिश होता ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग, अगर ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये मानसून ऐसे टकराता है और टकरा के यहाँ बारिश होगा। मानसून के जो बादल है टकराएंगे इन पहाड़ों में और बारिश होगा, लेकिन ये तो पैरेलल निकल गया, ऐसे पैरेलल निकल गया, तो इन क्षेत्रों में, ये वाले क्षेत्र में बारिश होता ही नहीं है। तो इसलिए इसको वहां बन गया मरुस्थल, और उसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक, फिर आते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास, विंध्याचल रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये अरावली के अवसादों से मिलकर बना है। ठीक, अरावली के अवसाद जब जमे तब बन गया विंध्याचल। तो ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये सब जगह है। ये चूना बेल्ट के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर चूना पत्थर मिलेंगे। ठीक है, गुजरात राजस्थान में विंध्याचल को ही बोलते हैं भरमार श्रेणी, बिहार में कैमूर श्रेणी, ठीक, मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी ही बोलते हैं। यहाँ पर चूने पत्थर मिलेंगे, और चूने पत्थर कैसे हैं, अवसाद के जमने से बने हैं। ठीक है,
समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ना, ये मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, जहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की गांठें मिलती है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अमरकंटक। ठीक है, जो विंध्याचल है ना और सतपुड़ा, ये क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को के बीच को दूरी बना देता है। दूरी बना देने का मतलब, अब यहां पर एक पर्वत आ गया बीच में, ये वाला। अब ये उत्तर भारत है, ये क्षेत्र उत्तर भारत है, और ये क्षेत्र दक्षिण भारत है। अब दक्षिण भारत उत्तर भारत से जुड़ नहीं पाता। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? बीच में पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बीच में दूरी ले आता है। कौन सा? ये विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ोगे इस बारे में आप लोग। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अरावली से ही दो नदियां निकलती है, लूनी नदी, इसको याद रखना। लूनी, ये नदी बहुत फेमस है क्योंकि ये नदी अरावली से निकलती है और कच्छ की तरफ बहती है। तो वहां गर्मी इतना ज्यादा होता है ना कि बीच में ही वो लुप्त हो जाती है, मतलब पूरा पानी इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। बस बरसात के समय ना वो नदी अरब सागर में जाके मिलती है, ये तो बीच में ही गायब हो जाता है, लूनी नदी। इसको देख लेना थोड़ा। उसके बाद सीधा मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूं। यहां पीडीएफ में ये देखिए, भारत की प्रमुख नदियां, इसको देख लो, कुछ उद्गम स्थल और कहां पर उनका मुहाना है। मुहाना मतलब कहां जाके वो जुड़ जाती है, उसको मुहाना बोलेंगे। तो पहला सतलज नदी, सतलज। सतलज कहां से उद्गम हो रहा है? तो सतलज नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है मानसरोवर झील। इसको देख लो, मानसरोवर झील, ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, मैं बोलूंगा ये लुसेंट का ही बुक है। ठीक है, ये लुसेंट बुक को जाके थोड़ा देख लो आप लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के पास का ही क्षेत्र है, अरब सागर में जाके मिलती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है मतलब। रावी, ये चिनाब नदी में जाके मिलती है। व्यास, सतलज नदी में जाके मिलता है। ये सब देख लो आप जाके। गंगा नदी, जैसे गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, और कहां जाके? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके उसका मुहाना है। यमुना नदी कहां से निकल रहा है? यमुनोत्री से। ठीक है, कहां जाके? प्रयाग में। ठीक है, प्रयागराज में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, ये सब आपको देखना है। बहुत सारे नदी के लिस्ट है। चंबल हो गया, रामगंगा हो गया, शारदा हो गया, ये सब गंगा की सहायक नदी है। देखते चलो सबको। ठीक है, ये सब लिस्ट है नदियों में। नर्मदा नदी का पढ़ लेना, ताप्ती नदी का पढ़ लेना, महानदी जरूर पढ़ लेना। जो बता रहा हूं नदी को पढ़ लो, कहां से निकल रही है और कौन सा उसका मुहाना है। लूनी देख लेना, अभी बताया लूनी के बारे में। साबरमती पढ़ लेना, कृष्णा जरूर पढ़ना, गोदावरी जरूर पढ़ना, कावेरी जरूर पढ़ना, तुंगभद्रा भी देखना चाहिए, पेन्नार भी काम का नदी है, सब देखते चलना। पेरियार, हुगली हो गया, गंगा की एक शाखा है ये। ठीक है, ये सब देख लेना थोड़ा बहुत। अब जो बचा है ना उसको मैं कल लूंगा। जैसे भारत की प्रमुख झीलें हैं, जैसे डल झील हो गया, वूलर झील हो गया, इसकी स्थिति पूछा जाता है कहां पर, कौन से राज्य में है। बैरीनाग हो गया, तो ये सब देख लेना। ठीक है, ये बहुत सारी लिस्ट तो बहुत मिलेगा। तो चिल्का हो गया, खारा झील है ये उड़ीसा में। लोकटक हो गया, इस प्रकार देख लेना इन सबको। ठीक है, अब आगे मैं कल ही लेता हूं, उसके बाद का वीडियो तो काफी लंबा बन गया है आई थिंक। अब इसमें और क्या बच गया है? ये झील विल बचा है, जो प्रमुख झीलें उसको देख लेंगे, प्रमुख जलप्रपात को भी अपन देख लेंगे आगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्योग्राफी में जो बहुत बड़ा खंड है हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद जो छोटे मोटे छोटे छोटे चीज हैं उनको भी अपन देख ही लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के खंड में। और आज हिंदी का टेस्ट होने वाला था, इसका पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट ये वीडियो कंप्लीट हो गया, अब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट होगा तो करना, और समझ में आया कि नहीं है जरूर बता देना मेरे को। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक साथ ज्योग्राफी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है।